गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की जंग को तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने होने को है और दुनिया की बड़ी ताकतों ने कोशिशें की कि इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई और चल रही है। रशिया को अगर हम देखते हैं तो वो चाइना उनके साथ बड़ा डट के खड़ा हुआ है और उस पे अमेरिका भी नाराज़ है और उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। इन मुद्दों के ऊपर और इसके साथ-साथ हिंदुस्तान उनसे ऑयल उनका लेता है, उस पे भी अमेरिका ने कुछ एतराज़ात उठाए, लेकिन वो चीज़ शायद उनकी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन मेन रोल चाइना का कितना इम्पोर्टेंट है इस रशिया के साथ अगर वो खड़ा है ये, और इसके साथ-साथ बोरिस जॉनसन जो पीएम है इसके यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, वो हिंदुस्तान के दौरे पर है। उसके दौरे के एजेंडे में भी ये चीज़ शामिल है कि रशिया यूक्रेन एक मेन मुद्दा रहेगा। वैसे तो वो कह रहे हैं कि मतलब बायलैटरल ट्रेड और इस चीज़ों के ऊपर बात होगी, इकोनॉमी, लेकिन ये भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर बात होगी। इसके साथ-साथ हमारे इस रीजन में चाइना का रोल कितना इम्पोर्टेंट है और क्या है? वो श्रीलंका के उसमें हो पर्सपेक्टिव में हम बात करें, अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, क्या रोल है उनका, या फिर बांग्लादेश या दूसरे जो कंट्रीज़ है साउथ एशिया के। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बहुत लंबे दिनों के बाद आज मुझे जॉइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया कर्नल दैनी साहब। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you, Fakhar sir. Thank you for inviting, and it's a pleasure to be on your show again. बहुत शुक्रिया सर। सर, डायरेक्टली इस बात से शुरू करूंगा कि वॉर को तकरीबन 2 महीने होने को है। अभी तक कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ती जा रही है। यूरोपीय यूनियन भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। बड़ी ताकतें जितनी भी है दुनिया की, मेरे ख्याल मोदी जी की भी 2-3 दफ़ा बात हुई प्यूटन से और जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है या फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट कैमरॉन से। क्या वजह है कि ये चीज़ मतलब रुक नहीं पा रही? हालाँकि ये मॉडर्न दौर है, हमने सुना था कि शायद अब इस तरह की जंगें नहीं होंगी, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी अजीब किस्म की एग्ज़ाम्पल है। क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में? देखिए फ़खर साहब, ये जंग क्यों नहीं बंद हो रही है, ये पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन इसका सच्चाई यह भी है कि जो इसके प्लेयर्स हैं, जो इस युद्ध में शामिल हैं, वो खुद ही इसको बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये एक्चुअल ट्रुथ है, इसका सच्चाई ये है। हमेशा जब जंग होता है तो दोनों में से एक या दोनों चाहते हैं कि भाई हम बंद करें, लेकिन सच्चाई इस यूक्रेन रशिया वॉर में यह है कि रशिया, यूक्रेन और यूएस लेड नाटो, ये तीनों नहीं चाहते कि ये युद्ध समाप्त हो। और इसमें हमेशा जो गरीब और हमेशा जो आम नागरिक हैं, सबसे ज्यादा उनको बर्बादी हो रही है, लेकिन ये कोई देख नहीं रहा है। जिस तरह से अफगानिस्तान में भी जैसे हालात देखा जी, था, बिल्कुल। उसी तरह से यहाँ पे भी यूक्रेन के ऑलमोस्ट 5 मिलियन के आसपास लोग वहां से रेफ्यूजी बन के चले गए। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोई नहीं चाहता कि ये वॉर खत्म हो। अब जैसे रशिया है, वो पुतिन अभी कल परसों ही, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने बताया कि उनकी जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं बताता अभी कि भाई वो रशिया के साथ में कोई एक पीस की तरफ हो। वो और जी, भड़काने वाली बात ही कर रहे हैं, जी। पूरे और वेपन्स की बात कर रहे हैं। जहां तक यूएस और नेटो लेड फोर्सेस की बात है, वो इस लड़ाई को जितना ज्यादा, जैसे आग में जो तेल डालने वाली बात है, और आप वेपन्स दे रहे हैं और आप सैंक्शन, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तीनों नहीं चाहते कि लड़ाई बंद हो, तीनों जो लीडरशिप है। और इसी की वजह से मेरे ख्याल से आज की तारीख में ये लड़ाई जारी है, और जब तक इनमें से एक कंसेंसस आ जाए तब जाके ये लड़ाई बंद होगी। तब तक मेरे ख्याल से ये ऐसे बहुत लंबा जाएगा, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। एग्जैक्टली कर्नल साहब, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, क्योंकि मॉडर्न एजेस की जंगों को हमने नहीं सुना था कि इस तरह की, बल्कि कहा गया कि अब इस तरह की जंगें नहीं होंगी। सर, चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अमेरिका हो या फिर यूरोपीय यूनियन के ममालिक हो, जो बड़े पावर्स हैं, वो बहुत मतलब बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसी चीज़ वो कर रहा है यूक्रेन वार में, रशिया को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, या क्या वैसे भी बैक पे खड़ा हुआ है कि आप बस करते रहो, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़्यादा क्रिटिसिज्म के उसमें है चाइना? देखिए फकर साहब, इसमें ना चाइना का जो पोजीशन है उसको समझने के लिए, युद्ध को जब स्टार्ट हुआ तो चाइना खुश था, क्योंकि ओके। इंडो पैसिफिक से उनका पूरा फोकस चला गया यूरेशिया में। क्योंकि यूएस का जो पूरा फोकस था इंडो पैसिफिक पे था,
क्वाड जी, बना, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑकस बना, ये सब चीजें चल रहा था, और एकदम से रशिया के जब अटैक हुआ तो पूरी पूरी नाटो, यूएस की सबका फोकस इंडो पैसिफिक से हट गया। अभी आप देखिए आजकल कोई बात भी नहीं कर रहा इतना इंडो पैसिफिक बिल्कुल। के बारे में। अभी क्वाड का मीटिंग मीटिंग हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग नाटो और रशिया और ये सब चीजों में ही बात हो रही है। तो पहले वो खुश था कि चाइना की भाई हमसे वहां हट गया है, और यूएस को और नाटो को एक चुनौती देने के लिए रशिया खुद कर रहा है जो काम ये चाइना करना चाहती थी, वो शुरू में ये था। लेकिन चाइना भी अभी ये पता नहीं है कि चाइना को बता के किया है या नहीं बता। दो लोग मतलब दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक बोलते हैं कि चाइना और रशिया के बीच में इतना क्लोज रिलेशनशिप है कि उन्होंने बोला था कि भाई आप विंटर ओलंपिक्स के बाद ही आप लड़ाई शुरू करें। और आपको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन भी विंटर ओलंपिक्स के जो इनॉग्रेशन बिल्कुल, में गए हुए थे, तो वहां जी, पर उनकी चर्चाएं भी हुई। वहां उसके बाद जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई जिसमें बोलता है लिमिटलेस फ्रेंडशिप जी, का जो बयान हुआ था वो भी है। और और कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, उनको नहीं बताया गया था और एकदम से चाइना भी पहले एकदम सरप्राइज हुए थे। चाहे कोई भी हो, शुरू में चाइना खुश था कि ये लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन जैसे जैसे देखा गया कि भाई रशिया जीत नहीं रही है वहां, जैसे आपने बोला 60 दिन हो ओह! गए हैं, अभी वो एक यस, छोटा सा देश बिल्कुल। जो है वो उसको बिल्कुल पूरे किसी भी हालात में ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा आज की तारीख में रशिया जीत रही है। अब चाइना को चिंता होना शुरू हो गया है। और यहाँ पर हुँ, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। वो कम से कम 38 टाइम उन्होंने मिल चुके हैं। वो उनकी मीटिंग ओह! 38 टाइम्स पिछले जो जब तक वो जी, जी। 38 टाइम्स वो मिले, तो उनकी गहरी बहुत सॉलिड लीडरशिप है। शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर काफी इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो और शी जिनपिंग का खुद का टाइम अभी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अक्टूबर में आपको पता ही होगा जो 20th हुँ, पार्टी कांग्रेस है वो बनने आने वाला है, और जहां पर वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनने की घोषणा करने के लिए वेट जी, कर जी, रहे हैं। जी। तो वो नहीं चाहते कि इस मामले में कोई ऐसा चीज आ जाए ताकि दुनिया उनके ऊपर उनको फ़ोकस ऐसे हो। फोकस हो। तो अब हुँ, प्रॉब्लम ये हो गया है। अब क्या हो गया कि सैंक्शंस जब शुरू में सभी लोगों ने बोला था इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जी, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज जो चाइना के साथ में रिलेशन था, जो उनके साथ में ट्रेड रिलेशंस था, चाहे वो जर्मनी हो चाहे बाकी कंट्रीज, जी, सभी जगह, तो चाइना के रशिया का सपोर्ट देने से ये कंट्रीज सारे हट गए हैं। ये सब वापस अपने जो ट्रेडिशनल यूएस के साथ में जो अलायंस है उस पर चले गए। जी। तो अब चाइना चिंतित हो रहा है कि कहीं उनके ट्रेड पे तो इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, उनकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जो आपको पता होगा कि वहां से जो रेल जाना था, एक यूरो रेल था उनका जी, प्रोजेक्ट, बिल्कुल। चाइना से लेकर यूरोप तक जाना था, और उसका पैसेज तो यूक्रेन से होते हुए जाना था और पोलैंड में जाके उनका हब बनना था। लेकिन इस लड़ाई ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो जो उनकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जो अपने आप को एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मानते थे, वो उसकी जी, बंद हो गया है। तीसरी चीज, आज जितना चाइना को, जैसे आपने सही बोला, कोविड के बाद उनको काफी लोगों की और पूरे वर्ल्ड में एक इमेज खराब हुआ। अब जी, जाके बिल्कुल। जो स्टैंड वो ले रहे हैं, क्योंकि भारत का भी अभी तक एब्सटेन किया, लेकिन भारत अपना जो हमेशा ट्रेडिशनली ये रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत अभी जाके, लेकिन चाइना हमेशा ये मानता था कि भाई हम सॉवरेन कंट्रीज की जो है वो उस तरह से नहीं, हाँ, क्योंकि ताइवान और ये सब चीजें में जब आता था तिब्बत में, तो वो बात कुछ और करते थे, लेकिन अभी कुछ और कर रहे हैं। तो जी, इसकी वजह से भी उनको काफी नुकसान था, डिप्लोमेटिकली भी वो काफी पीछे हो गए। और अब जाके, मैंने कल और परसों भी उनके रिपोर्ट्स आ रहे थे कि अब वो चिंतित हो रहे कि इतना लंबा क्यों जा रहा है ये युद्ध। तो दे आर नाउ हुँ, वरीड कि व्हाई इज दिस प्रोलॉन्ग्ड, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग होते रहेंगे, भले ही एग्ज़ैक्टली। उनको कच्चे तेल जो है थोड़े कम दाम में मिल रहे हो, सब कुछ बिल्कुल, चीजें, वो बिल्कुल। सब अलग बात है, लेकिन अभी चाइना वरीड है। और एक चीज वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मीडिएशन की करें, इसके ठीक इसके है। बीच में एक मीडिएशन करके एक सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि कुछ ग्राउंड वो रीगेन करें। ठीक है। अच्छा सर, एक तो ये मतलब आपने ऑयल की बात की, सबको यही फ़िक्र होती है मेरे ख़्याल में, हम जितने भी ममालिक हैं दुनिया के, अपनी एनर्जी की क्राइसिस का सामना रहता है। तो उसके लिए लाज़मी-सी बात है कि अगर कहीं से चीज़ सस्ती मिल रही है, तो वो लेते हैं। पाकिस्तान ने भी शायद थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं तेल लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे मेरी हुकूमत ही चली गई है। अमेरिका ने साज़िश हम्म, करके, मतलब ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ। तो सर, एक तो एक तरफ लाज़मी-सी बात है, एक दुनिया है, एक रीत-रिवाज भी होता है, लेन-देन भी सबके साथ होता है, हिंदुस्तान का भी है, चाइना का भी है, रशिया का भी है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि रशिया को बिल्कुल कट ऑफ कर दे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अकेला कर दे। मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि मतलब जिस तरीके से मोदी जी से बात हुई 1-2 हफ्ते पहले प्रेज़िडेंट ऑफ यूएस की,
तो उन्होंने भी मतलब मेरे ख्याल क्लियरली ये बता दिया कि यार हमें सस्ती एनर्जी चाहिए। हम मतलब ये नहीं कर सकते कि आपसे $200 में फी बैरल लेकर हमें $80 या 70 में मिल रहा है। तो ये बात बता दी। इसी तरह चाइना की भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सर यूरोप सबसे ज़्यादा मेरे हुँ, ख्याल उसको इस्तेमाल करने वाला बिल्कुल, मुल्क है। बिल्कुल। अभी भी मैंने सुना है कि हुँ। वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि इन फ्यूचर रशिया दुनिया से कट ऑफ हो रहा है या मतलब ये ठीक है वक़्ती तौर पे है फिर हालात नॉर्मल हो जाएँगे? मुझे नहीं लगता फ़खर साहब वो दुनिया से कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि अगर आप इनके लास्ट का जो यूएन रेज़ोल्यूशंस भी देखें, अगर 90 लोगों ने समर्थन दिया है, कम से कम 30 के ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपोज़ भी किया है। तो जी, एक एक ऐसा कंट्रीज़ हैं जो अपोज़ भी रशिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं और जी। उसपे चाइना सबसे आगे है, कोई शक नहीं है और इंडिया जो है वो ना उनको अभी तक कभी यूएन में रेज़ोल्यूशन के खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पूरी तरह से वो जो हुँ, सपोर्ट कर रहा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि रशिया को अलग रखना नामुमकिन है। आप चाहे ओके। कुछ भी करें, क्योंकि रशिया का ऑयल है, रशिया को जो डिफेंस का जो प्रोडक्ट्स है और हुँ, रशिया को जो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा बंधा हुआ है, वही तभी तो जी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी वही तो बोला कि जितना भारत जो है 1 महीने में तेल लेते हैं, वहाँ यूरोप का 1 दोपहर को, 1 हुँ, आफ्टरनून को उतना तेल ले रहा एग्ज़ैक्टली, है। जैसे अभी और जो अभी बिल्कुल। मार्च अप्रैल के महीने में जब लड़ाई हुआ, तो तब उनकी परसेंटेज ऑफ तेल लेना और बढ़ा, ऐसा नहीं है कि कम ओके। हुआ। हाँ, 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 तो हाँ, ये बिल्कुल। तो अभी खैर अभी विंटर्स खत्म हो रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम कम आएगा, लेकिन जैसे तो जैसे अभी समझ है तो इतना जी, जी, जी। जब विंटर्स आना शुरू हो जाएगा तो उनको ये प्रॉब्लम आएगा। तभी तो जर्मनी नहीं चाहता था इनिशियली जिस तरह से बिल्कुल, सैंक्शन कर रहे थे, लेकिन तब बिल्कुल। रशिया ने जिस तरह से पूरा अटैक पे जो इंटेंसिटी बढ़ा दिया, जो ह्यूमन कैजुअलिटीज होने लग गए, तब जाके उन्होंने भी अपने आप को हटाया। तो मैं ये नहीं मानता कि रशिया को पूरी तरीके से इस ग्लोबल इसमें से हटाना मुमकिन है, ओके। क्योंकि इकोनॉमिकली भी बंधा हुआ है और बाकी जो एनर्जी सिक्योरिटी उसमें भी बंधा हुआ और हुँ। डिफेंस पैक्स पे भी काफी सारे देशों के साथ उनका बहुत क्लोज संबंध है। अच्छा अकन साहब एक तो मतलब चाइना का रोल हमेशा से हम लोग देखते रहते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरीके से अब तो ख़ैर 6, 7, 8, 9 महीने हो गए कि वहाँ पे तालिबान का टेक ओवर है। वहाँ पे भी चाइनीज़ की नज़रें हैं मेरी जब भी कभी बात होती है, तो लोग मुझे ये बताते हैं कि अब चाइना जो है यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। क्या रोल समझ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान या फिर इस रीजन की अगर पूरे की हम बात कर लें, क्या आपको नज़र आ रहा है कि एक तो ड्रैगन वाली टर्मिनोलॉजी भी लोग यूज़ कर रहे हैं और इस वक़्त पाकिस्तान में भी मुझे सुनने को मिलती है कि यार ये वाली चीज़ ऐसे नहीं है जो हम लोग समझते हैं। लेकिन आपकी क्या नज़र है एज़ अ डिफेंस एनालिस्ट आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में पैर जमा सकता है, वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस कायम कर सकता है या फिर बाकी रीजन में क्या कर सकता है या फिर वो चीज़ नहीं होगी चाइना को एक ठीक है बड़ी इकोनॉमी है डिफेंस के हवाले से भी मजबूत मुल्क है लेकिन हर कोई उसको अपने इलाके में महदूद रखने को कहेगा और कहेगा यार अपने एरिया में रहे। और देखिए इसको बताने से पहले मैं एक बहुत शॉर्ट चाइना के जी, अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में एक बात जरा बताऊं, प्लीज़, तभी प्लीज़। तभी हम समझ पाएंगे। चाइना के अंदर में जैसे मैंने पहले बताया, शी जिनपिंग का इलेक्शन या जो खुद को इलेक्ट करने की जो जी, बात है जी। वो अक्टूबर में होने वाली है और एक वो है। तो लीडरशिप में वहां काफी टसल है, आप मान के देखिए जैसे कहीं पे भी होता हो, जी। अगर वो जो टॉप मोस्ट मैन कभी हटता ही नहीं हो तो नीचे लेवल पे काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये रिपोर्टें बाहर नहीं आ रही जितना आना चाहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि पॉलिटिकल टसल वहां चल रहा है। मीडिया क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल्ड है बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली, इवन इंटरनेट एब्सोल्युटली। बहुत कंट्रोल्ड है वहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। जी, दूसरी चीज़ इकोनॉमी के बारे में देखिए, इकोनॉमी चाइना का स्लो डाउन हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। पूरे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो दिखा रहा है कि इकोनॉमी जितना ग्रो कर रहे थे, आई थिंक जी। लेटेस्ट जो आईएमएफ का रिपोर्ट है, उसमें भी 3। एनर्जी क्राइसिस के बारे में भी हाँ खबरें जी। आ रही कि बहुत हाँ जी, ज़्यादा आई हैं। बिल्कुल, एनर्जी क्राइसिस के बारे में। अब आप देखिए शंघाई में क्या हो रहा है, कोविड की जो जिस तरह से अगर आपने रिपोर्ट्स देखे हैं उनके, इतने ज़्यादा जो वीडियोज़ देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वीडियोज़ हैं कि पूरे लोग वहाँ कैद हैं, अंदर हैं और बहुत शंघाई जैसे जगह बिल्कुल, पे बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल, कैप्टिव बना रखा है। तो बिल्कुल। इंटरनल सोशल ऑर्डर पे काफ़ी प्रॉब्लम है। नाउ उसके अलावा जो ये जो मैं इकोनॉमी की जो बात कर रहा था, उसमें इनका खुद का प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने बोला जो कैपिटलिज्म है, उसको हटाना है, क्योंकि पैसे लोगों ने बहुत बना लिए, अब पैसे वालों को हटाना चाहिए करके जी। शी जिनपिंग का ऑर्डर था और उन्होंने जितने भी बाहर भी कंपनीज थे, जो जैक मा और इन सब के जैसे लोग हैं, उनको तो इकोनॉमी जो जिसके बल पे चाइना पूरे विश्व में घूमता था, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे श्रीलंका में, वो जी। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, नंबर 1।
मैं ओके। मानता हूँ कि ये बिल्कुल क्रैश नहीं होगी, ये चाइना उतना बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन स्लो डाउन ज़रूर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। अब आते हैं अब हमारे जो पूरे एरिया में, अब साउथ एशिया अफ़गानिस्तान, में। हाँ, हाँ जी, अफ़गानिस्तान की बात आपने सबसे पहले कही, मैं अफ़गानिस्तान जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, मुझे नहीं लगता चाइना चाइना ने एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी अभी तक दिया। मुझे पता नहीं है कि कुछ दिया भी है कि नहीं, क्योंकि एक ऑर्डर उन लोग बीच में बोल रहे थे हम इतना देंगे, लेकिन अभी जी, जी। तक वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है। ग्राउंड पे एक पैसा उनको नहीं दिया है चाइना ने। अच्छा, दूसरी चीज तो वहां पर चाइना का रोल खत्म है, क्योंकि ना उन्होंने अभी तक कोई मिलिट्री तो भेजेंगे नहीं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट भी अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। नहीं, नहीं। अगर दिया भी है तो जितना सब्सटैंशियल देना चाहिए था, नहीं दिया। जी, जी। पाकिस्तान की बात आपने खुद कहा, सीपेक और बाकी सब चीजों में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इमरान खान ने खुद काफी सारे सवाल किए थे कि सीपेक में क्या है, जी। कितने पैसे हैं, कितने हमें वापस करना चाहिए। आईएमएफ का जो लोन पाकिस्तान ले रहा है, उसमें ये जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स का पूरा डिटेल दिया जा रहा है, वो भी मैं जानता बिल्कुल। हूं कि चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी कि भाई आप क्यों दे रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स। तो जी। ये हालत है जो सबसे ट्रस्टेड फ्रेंडशिप जिसको मानते हैं पाकिस्तान के साथ में, ये हालत है। अभी जी। आप श्रीलंका में देखिए, उनका बुरी चीज जो क्लासिकल डेप्ट ट्रैप जो बोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने इतना ज्यादा पैसे उन्होंने कर्ज लिए हैं, और उस आज की हालात में श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट कर गया, विश्व के सबसे जो वर्ल्ड के सबसे जो एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट बनाकर छोड़ दिया उन्होंने। तो आज के तारीख में श्रीलंका पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत मामूली सा रह गया है। आने वाले जी। दिन में अगर वो रिवाइव करते हैं तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जो कॉमन मैन है, जो आम जी। नागरिक है, उसको अगर गैस नहीं मिल रहा है, उसको अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, तो हुँ, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठता है यार ये जो है ये प्रॉब्लम वहां से आई है शुरू। हुँ। मालदीव्स में हमने देखा, नेपाल में देख रहे हैं, अभी नेपाल में भी जो फॉरेन करेंसी है वो जी। भी काफी कम हुआ है। तो ऑल इन ऑल, जो जिस तरीके से 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शी जिनपिंग ने लेके गए थे, और जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये सारे साउथ एशिया में करने की बिल्कुल। कोशिश की थी, मेरा एनालिसिस ये है कि वो उस स्टेज से बहुत कम है। उस स्टेज से वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आने हुँ। वाले दिन में अगर चाइनीज इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, जी। तो ये और ज्यादा कम होगा। दैट इज माय एनालिसिस। ओके सर, एक लास्ट सवाल फिर वाइंड अप करेंगे। बोरिस जॉनसन साहब हिंदुस्तान आए हुए हैं और बाकी तो खैर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जब मैं रात को पढ़ रहा था कि चीज़ें डिस्कस होंगी, बट उन्होंने भी कहा है कि यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर और जो रशियन ऑयल है, इसके ऊपर हमारा मुद्दा है कि हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी से। क्या समझ रहे हैं कि वही जवाब होगा जो अमेरिका को दिया था या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं? एब्सोल्युटली वही जवाब होगा जो अमेरिका का दिया था। बिल्कुल ही बिल्कुल डिसेंट तरीके से, लेकिन जो एग्ज़ैक्टली। बोलना चाहिए थे वो बोलेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे क्या लगता है अभी जैसे भारत आज मैं उस स्टेज में है कि जबकि यूके को हमारी जरूरत ज्यादा है। ज्यादा एग्ज़ैक्टली। हम एक टाइम पे हम वो एड और वो सब देते थे, लेकिन आज की तारीख में ट्रेड रिलेशंस इस तरह से कि यूके को हमारी जरूरत ज्यादा है। तो हमें ये भी पता है कि जैसे पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा जो डायस्पोरा बोलते हैं वो यूके में रहते हैं, इंडिया से भी जुड़ते हैं, बिल्कुल, बहुत अलग बात बिल्कुल, है। बट बिल्कुल। ये 30-40 साल पहले की बात नहीं है अभी इंडिया यूके रिलेशंस में, तो वो अलग बात है। तो मैं ये मानता हूँ प्रेशर जरूर आएगा यूके की तरफ से कि भाई आप दोबारा थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि यूके जी, और जी, यूएस के जो रिलेशंस इतने स्ट्रांग हैं, और यूके बिल्कुल। चाहेगी कि वो रशिया से इंडिया को हटा सके। और यूके और रशिया के बीच में भी आपको पता होगा कि काफी बड़ा तनाव है, बहुत सॉलिड हुँ, तनाव है। तो हुँ। उस हिसाब से भी वो कोशिश करेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि भारत नहीं मानेंगे। भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको सबसे आगे रखेंगे, और बाकी सभी से दोस्ती रहेगी। दुश्मन उस तरह से नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हमेशा सबसे आगे रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल यही बात है कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है और 2+2 जब हुआ, तो उसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया पाकिस्तान में कि उन्होंने अमेरिका को कहा कि भई हमारी ज़रूरियात हैं, हम ये लेते हैं और हमारे मुल्क को इससे फ़ायदा है, इसीलिए हम ये तेल खरीदते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा इंक्लूडिंग मी कि वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट कि यार कैसे मैनेज किया जाता है यूके, यूएसए, चाइना, रशिया और साथ हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच थैंक आपने यू। शो को जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। थैंक यू। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।